हाय बच्चों, वेलकम अगेन टू माइंड मैप सीरीज़। तो वन शॉट लेक्चर में आज हमारा जो चैप्टर है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। देखिए, वर्क की जो डेफिनेशन है वो साइंटिफिक डेफिनेशन बिल्कुल अलग है जो आप फिज़िकल वर्क करते हो, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स को समझने के लिए बेटा ऐसा है, आपके सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो इक्वेशन से निकलने चाहिए। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन से अगर कोई चीज़ नेगेटिव आती है तो आपको मानना है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो यानी कि अपनी जो एजम्पशंस हैं उनको नहीं लेना है आपको फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए और वो क्या कहता है देखिए वो आना चाहिए आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस इट थ्रू सम डिस्टेंस इन इट्स डायरेक्शन। तो इसमें की चीज़ क्या है, देखो, एक तो आपकी फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा वो बॉडी पे एक्ट होनी चाहिए और उसको डिस्प्लेस करनी चाहिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बॉडी मूव करनी चाहिए, ठीक है। किस डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फोर्स किसी एंगल पे लगती है तो जो वाला फोर्स का कंपोनेंट जो उसको डिस्प्लेस करता है, ठीक है, वही कंपोनेंट आपको लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की जो एप्लीकेशन है वो आप कहाँ देखोगे, वर्क डन में, ठीक है। तो ये फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का प्रोडक्ट जो है वर्क डन, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फोर्स इस डायरेक्शन में चल रही है, देखिए ये आपका ये ग्राउंड है, तो बॉडी जो है वो नीचे की ओर तो जा नहीं सकती, ऊपर की ओर उड़ नहीं सकती, ठीक है। तो इसका मतलब द ओनली डायरेक्शन वेयर द बॉडी कैन गो इज़ दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो क्या है आपका ज़ीरो। जब सेम डायरेक्शन होती हैं तो एंगल ज़ीरो होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन होती हैं एंगल 180 होता है, ठीक है। तो देखिए W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ज़ीरो, तो यहाँ जो आएगा आपका वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। ये एंगल पे फोर्स लग रही है, ये तो सीधी आपकी लग रही थी हॉरिजॉन्टली, एंगल कितना था, ज़ीरो, ये एंगल पे लग रही है। तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इसका कंपोनेंट ये होगा एफ साइन थीटा, एक कंपोनेंट क्या होगा आपका एफ कॉस थीटा। तो बॉडी को धकेलेगी कौन, यानी कि डिस्प्लेस कौन सा कंपोनेंट करेगा, ऊपर वाला तो कर नहीं सकता, ऊपर वाला इसको उड़ा के थोड़ी ले जाएगा, ठीक है। तो द ओनली रिमेनिंग डायरेक्शन इज ये वाली, ठीक है। तो बॉडी इसी साइड मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये एस हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस कॉस ऑफ थीटा, तो ये एफ कॉस थीटा जो होगा ड्राइविंग फोर्स होगी, एफ साइन थीटा जो है जिसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन जो है कौन सा कंपोनेंट करेगा, जो उसको धकेलने का काम करेगा जिस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बॉडी मूव्स इन एक्स डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, ऊपर नहीं मूव करेगी, ठीक है। ऊपर तभी मूव करेगी जब इसका जो वेट है, ये बॉडी का वेट है, ठीक है, और ये फोर्स का ऊपर का कंपोनेंट है, ठीक है। ये फोर्स का ऊपर का कंपोनेंट शुड बी ग्रेटर देन एम जी वेट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये ऊपर मूव करेगी लेकिन फिर इधर मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड सी वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्क डन उसी डायरेक्शन में होता है या उसी फोर्स के कंपोनेंट से होता है जो उसको डिस्प्लेस करता है जिस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एफ साइन थीटा जो है आपका यहाँ वर्क डन ज़ीरो है। दूसरी तरह से भी इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि ये एंगल जो है, ठीक है, ये थीटा और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो दोनों के बीच में जो थीटा है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ एस कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा जो होता है आपका ज़ीरो होता है यहाँ, ठीक है। देखिए अब देखो यहाँ, यस, ठीक है, वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया, वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होता है, एफ के प्रोपोर्शनल होता है, एस के प्रोपोर्शनल होता है, कॉस ऑफ थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होता है तो क्या होता है, कॉस थीटा उसमें पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है। थीटा जब 90 डिग्री होता है, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो जो कुल्ली की एक बेचारे कुल्ली की हम एग्जांपल देते हैं, इस सिर पे बोझा लादा हुआ है, यहाँ चल रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं भाई साहब, बोझा इस साइड है, दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। तो काम तो उसने बहुत किया साइंटिफिकली, ही हैज़ नॉट डन एनी वर्क, ज़ीरो, ठीक है। तो ऐसा नहीं भाई पैसे दे देना कुल्ली को, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्क डन इज ज़ीरो।
अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो कॉस थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 90 में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या है, वर्क डन 3 डायमेंशन, ठीक है। ये तो एक जनरल केस था। 3 डायमेंशन में कैसे वर्क डन होगा, इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी जो है उस पर जो फोर्स लग रही है वो 3 डायमेंशनल फोर्स होनी चाहिए, यानी कि उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स होने चाहिए। किस डायरेक्शन में, एक्स और वाई और जेड की डायरेक्शन में। ये जो आई जे के जो है ये यूनिट वेक्टर हैं, ये डायरेक्शन बताते हैं। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के भी क्या होना चाहिए, उसके 3 डायमेंशंस होने चाहिए, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो है कैसे मेज़र की जाती है, एक आपका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स है, दोनों को माइनस कर देंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर नोटेशन में दी गई हैं, तो वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट एस टू माइनस एस वन, ठीक है। या ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर में है, ये वेक्टर में है, ठीक है। तब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई क्या होगा आपका, हमने पढ़ा था आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, ठीक है। तो वो आई जे के सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो रिलेशन है 3 डायमेंशनल फोर्स से जो वर्क डन होता है वो दैट विल बी एक्स कंपोनेंट और जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि ये मास है, इस मास, ये जो मास है दिस इज़ 2 kg, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F, ठीक है। F जो फोर्स है वो इसको ऊपर की ओर लेके जा रही है, कितना लेके जा रही है, ये 2 मीटर, यानी कि इसने यहाँ से इसको खींचा ऊपर की ओर, कितना, 2 मीटर तक। हमने निकालना क्या, वर्क डन बाई, एक तो F जो ऊपर की ओर खींच रही है, दूसरा उसका जो वेट है उसकी वजह से वर्क डन जो है वो हमने निकालना है, ठीक है। वर्क डन निकालते क्या है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एंगल चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, एफ की, ऊपर की ओर लग रही है, बॉडी किस साइड मूव कर रही है, ऊपर की ओर, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल जो क्या है 0, ठीक है। कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई एफ, एफ एस कॉस ऑफ 0, ये एफ कितना दिया है आपको, एफ 40 है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना इसमें, एफ 40 है, 40 इंटू 2, ठीक है, आपका 80 मीटर हो जाएगा। अब एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर एक्ट कर रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब कॉस 180 डिग्री कितना होता है, माइनस, इसका मतलब वर्क डन जो होगा माइनस होगा, ठीक है। एफ एस कॉस ऑफ 180 डिग्री यानी कि वर्क डन बाई एम जी, माइनस एम जी कितना है, मास 2 है, इंटू जी यानी कि 10, 20 इंटू 2 माइनस 40 न्यूटन, ठीक है। ये इसमें क्या है, हमने थोड़ी सी फ्रिक्शन घुसेड़ दी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि एक बॉडी है जिसको हम पुल कर रहे हैं, फोर्स विद फोर्स 50 न्यूटन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 10 kg का मास है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4 m है, ठीक है। एस जो है आपका यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होगी, ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स 5 मीटर है, ठीक है। हमें निकालना क्या भाई, वर्क डन निकालना है यहाँ सारी की सारी फोर्सेस की वजह से। फोर्सेस कौन कौन सी हैं, अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करोगे, एक तो जो अप्लाइड फोर्स है एफ, दूसरा इसकी बॉडी का वेट जो है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड एम जी, और सरफेस जो है उसको नॉर्मल डायरेक्शन दे रहा है एन, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये 10 kg है। अब हमें नॉर्मल डायरेक्शन निकालनी है। देखो यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी एंड इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक है। अब देखो ऊपर की ओर बॉडी मूव नहीं कर रही है, नीचे की ओर बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब दोनों केसेस में एस इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि बॉडी तो यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहीं पे जा रही है, ठीक है। तो इस केस में एन के केस में और एम जी के केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम कॉस थीटा की बात ही नहीं है, एफ की बात ही नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब वर्क डन बाई एन एंड एम जी विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि एस इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालनी पड़ेगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू एन, म्यू के एन, एन कितना है 100, ठीक है, और म्यू के कितना है 0.4, 100 इंटू 0.4 40 न्यूटन आ गया आपका, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। और क्या होता है कॉस ऑफ थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट किस साइड है, इस डायरेक्शन में, जिस साइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस साइड है, इस साइड, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यही है माइनस 40 यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमने यहाँ निकाली थी 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5,
ठीक है। कॉस थीटा जो होगा इस केस में 180 होगा, इसलिए माइनस होगा, ठीक है, माइनस 200 न्यूटन। अब ये फोर्स की वजह से जो एफ फोर्स अप्लाइड फोर्स है, इसकी वजह से वर्क डन कैसे होगा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, फोर्स की डायरेक्शन में ही आपके डिस्प्लेसमेंट है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एफ इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 जो होता है वो आपका 1 होता है, तो आपका वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी 5 है ना, ये 5 इंटू 5 होगा, ये 50 इंटू 5 यानी कि 250 होगा, ये 100 नहीं होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए ये वेक्टर फॉर्म में आपको फोर्स दी गई है, एफ इज़ दिस डिस्प्लेसेस ए पार्टिकल फ्रॉम, ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, देखो वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और हमें थीटा चाहिए। तो इन केसेस में हमें थीटा नहीं चाहिए होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए फोर्स जो है वो आपकी वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो एफ डॉट एस जो है, ठीक है, वो आपका वर्क डन होगा, ठीक है। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, 2 माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो ये आपका हमने दोनों को इसको माइनस कर दिया, 2 माइनस 1 -1 -3 -2 1 -1, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने अपना वेक्टर प्रोडक्ट्स में डॉट प्रोडक्ट्स में क्या किया था, हमने ये देखा था आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, इसी तरह से यहाँ हमने लगा दिया आई डॉट आई, तभी वैल्यू आएगी जब यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, ठीक है। 1 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू -5 15, 4 और इधर कुछ नहीं है, ठीक है, 0 -12 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, देखिए वेरिएबल फोर्स होती क्या है, वेरिएबल फोर्स वो होती है जो मैग्नीट्यूड में चेंज होती है या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है या दोनों जिसकी चेंज होती हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ भी वेरिएबल का जो आपका वर्ड यहाँ भी सुनते हो आप वेरिएबल, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन वगैरह करनी होगी, ठीक है। तो आपका वर्क डन जो होगा, अगर R1 से R2 हमें फोर्स ने डिस्प्लेस किया है किसी पार्टिकल को, ठीक है, तो F डॉट डी आर इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए जब भी ये देखो एफ डी एक्स या एफ डी आर होगा, ठीक है, तो देखो आर जो है आपका जनरली 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल होता है, अगर सिंगल डायमेंशनल हो तो वहाँ एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा, ठीक है। तो अब देखिए वेरिएबल फोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेरिएबल है, जब वो इक्वेशन की फॉर्म में है, यानी कि ये एक्स की फॉर्म में है या यहाँ वाई की फॉर्म में होती है, यहाँ जेड की फॉर्म में होती है, इसका मतलब ये हो गया फोर्स इज़ वेरिएबल, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करनी होगी, ठीक है। तो फोर्स ये है, उसने डिस्प्लेस किया एक मास फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 5, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो ये है वेरिएबल फोर्स, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनिशियल लिमिट या इनिशियल कोऑर्डिनेट से फाइनल कोऑर्डिनेट्स तक, ठीक है। x1 टू x2, x1 क्या है 0, x इक्वल टू 5 फाइनल उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। 0 टू 5 इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू भरेंगे 135 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से f यहाँ इन टर्म्स ऑफ x है, इसका मतलब f इज़ ए वेरिएबल फोर्स, इसका मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। किससे करना पड़ेगा, dx से करना पड़ेगा। डिस्प्लेसेस मास फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू 2a, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे इसको, वैल्यूज पुट करेंगे a टू 2a उसकी अपर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आया कि अभी ग्राफ जो है f और s का ग्राफ जो है, ठीक है, वो क्या देता है हमें, ठीक है। या हम उसको दूसरी भाषा में बोल रहे हैं कि वर्क डन फ्रॉम एफ एस ग्राफ, हम क्या निकाल सकते हैं एफ एस ग्राफ से वर्क डन। देखो एक चीज़ याद रखो, जब भी हमें वर्क डन निकालना होता है तो आपके ये जो 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, देखो f और यहाँ क्या है डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको अगर फार्मूला पता है कि f इंटू एक्स जो क्या होता है, ठीक है, देखो एफ एक्स होता क्या है, ये तो एरिया होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ ऐसे करके ये आपका जैसे रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, तो f तो आपकी ये वाली f हो जाएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है, ये f है, ये कोऑर्डिनेट जो है वो x हो जाएगा। f और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन बनता है, यानी कि आपका ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों को जब मल्टीप्लाई करके किसी फार्मूला में जो भी क्वांटिटी बनती है वही जो है उसका, ठीक है, एरिया जो है वो आपको एरिया क्या देगा, वो वाली क्वांटिटी देगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये f है, ये x है, एफ एक्स क्या होता है वर्क डन, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा, वर्क डन, ठीक है। तो अगर तो ये वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, तो ये छोटा एलिमेंट हमने ले लिया dx, ठीक है, तो f dx कर दिया, इनिशियल से फाइनल तक आपने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या बनेगा आपका एरिया अंडर एफ एस कर्व, वो आपको क्या देगा, वर्क डन, ठीक है।
अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट है, जैसे ये वाली फोर्स कांस्टेंट है, ये तो क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स है, तो वहाँ क्या होगा, आपको ज्योमेट्रिकल एरिया निकालने पड़ेंगे, यानी कि आपको रेक्टेंगल का एरिया देखना पड़ेगा, आपको ट्राइंगल का एरिया देखना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है, यानी कि आपको अगर कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, आपको ये डिफरेंशिएट, आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फिगर जो है इस तरह की है कि वहाँ ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन रही है, यानी कि फोर्सेस आर कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आपको ज्योमेट्री लगानी है वहाँ, यहाँ जैसे इस कर्व के अंडर मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है, या मेरे को वर्क डन निकालना है, ये फोर्स है, ये एक्स है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपका रेक्टेंगल बनता है, ये ट्रायंगल बनती है, ठीक है, दोनों का हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक है, तो हमारा जो ऐड कर लिया तो हमारा एरिया अंडर कर्व हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, फार्मूला लगा के, इस केस में क्या किया, इंटीग्रेशन करके, ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बेटा इसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ जो है वर्क डन जो है कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, दो फोर्सेज होती हैं इसमें, ठीक है, एक फोर्स जो होती है वो आप अप्लाई करते हो, ठीक है, ये जो इसको खींच रही है, ठीक है, दूसरी फोर्स होती है जो स्प्रिंग उसको अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का ध्यान रखना है, जब एक फोर्स जो है ब्लॉक को जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है उसको खींचती है, स्ट्रेच करती है या पुश करती है, यानी कि कंप्रेस करती है, तो क्या होगा, वो वर्क डन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है बाय अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो अगर इसको एक्स खींचती है, ठीक है, तो एफ क्या होती है, के एक्स, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव के एक्स, ठीक है, तो के एक्स डी एक्स आपका ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले इनिशियली जो इसकी पोजीशन थी x इक्वल टू 0 थी, फाइनल पोजीशन जो है x इक्वल टू x है, 1/2 kx² जो है आपका वर्क डन हो जाएगा, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ पॉजिटिव फॉर द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसका उल्टा इक्वल बिल्कुल रहेगा लेकिन नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, आपका वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ठीक है। अब अगर इनिशियल पोजीशन एक्स आई है, इनिशियल पोजीशन उसकी फाइनल पोजीशन एक्स एफ है, ठीक है, तो स्प्रिंग जो वर्क डन करेगा दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ माइनस, देखिए माइनस किया मैंने, क्यों, ये स्प्रिंग का मैं निकाल रहा हूँ, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों एक स्प्रिंग का और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि वर्क डन इन एक्सटेंडिंग स्प्रिंग बाई एक्स नॉट इज़ डब्ल्यू नॉट, यानी कि आपको दिया गया है वर्क डन कि जब हम स्प्रिंग को x इक्वल टू 0 से x नॉट तक एक्सटेंड करते हैं तो वर्क डन w नॉट है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड वर्क डन फॉर फर्दर एक्सटेंशन x नॉट, यानी कि x नॉट से फर्दर एक्सटेंशन x नॉट का मतलब ये हो गया 2x नॉट, यानी कि x नॉट से 2x नॉट w नॉट की फॉर्म में आपको निकालना है। तो अगर हम देखें कि 0 से x नॉट तक कितना काम होगा, इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा आपका 0 to x नॉट के एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये आपकी लिमिट हो जाएगी 0 हो जाएगा और x नॉट हो जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा w नॉट, ठीक है। अब मेरे को लिमिट्स कहाँ से भरनी है, x नॉट से 2x नॉट तक, ये 3kx² अपॉन 2 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है w नॉट, तो ये 3w नॉट हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको प्रॉपर करनी है, बेसिकली इसमें लिमिट्स आपको कौन सी लगानी है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए ऐसा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वर्क डन जो है डिपेंड करता है। एक बंदा जो है बस में चल रहा है, ठीक है, बस भी चल रही है और बंदा भी बस में चल रहा है, ठीक है, यानी कि लेट्स से बंदे ने जो डिस्टेंस कवर किया वो s किया, ठीक है, तो जब वो विद रिस्पेक्ट टू बस देखेगा तो वर्क डन जो डन बाय द मैन विल बी f इंटू एस, यानी कि s यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, ठीक है। एक बंदा जो है वो ग्राउंड पे देख रहा है, ठीक है, बस को चलते हुए, और अंदर बंदा भी चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि दो तरह की डिस्प्लेसमेंट होगी, एक तो बंदे की डिस्प्लेसमेंट विच इज़ एस, दूसरा बस की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विच इज़ एस नॉट, ठीक है। तो जो ग्राउंड पे बंदा होगा उसके लिए जो वर्क डन होगा विच इज़ डन बाय द पर्सन इनसाइड द बस हु इज़ मूविंग, ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वर्क डन दैट विल बी, ठीक है, एफ डॉट एस प्लस एस नॉट, यानी कि इसमें बस की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऐड होगी इसमें, किसमें, जो बंदे की डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया वर्क डन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो वर्क डन चेंज हो रहा है, इसका मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, देखो भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस के ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। जैसे आप
ज़मीन से जैसे आप उठाते हो, ठीक है, इस साइड तक लाना है आपको, कोई भी पत्थर लाना है, ठीक है, वो चाहे ऐसे करके लाओगे, ऐसे करके लाओगे, ऐसे करके लाओगे, किसी भी पाथ से जाओगे, ठीक है, उसका जो वर्क डन है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है उसकी। ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। दूसरा और प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोज्ड पाथ में, यानी कि ए से मैं बी गया और बी से मैं ए आ गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल जो है वो मेरे सेम हो गए, उस केस में आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। सारी सेंट्रल फोर्सेस जो होती हैं वो आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं, जो बॉडी के सेंटर्स के थ्रू जो है ना, उनका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो बॉडी के सेंटर्स के थ्रू होता है। और ये सारी की सारी फोर्सेज जो होती हैं क्या फॉलो करती हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है, वो फोर्स जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़। अच्छा, इसके कंजर्वेटिव के ऑपोजिट होगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसके एट्रीब्यूट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, इंटायरली ऑपोजिट होंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो आपका वर्क डन है पाथ डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया W1 यानी इस पाथ का, इस पाथ का, इस पाथ का, ये सब वर्क डन जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। क्लोज जो है आपका जो भी पाथ होगा, यानी कि मैं A से B गया, B से A आया, तो उस केस में क्या होगा, आपका वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपकी फ्रिक्शन है, ठीक है, मैं यहाँ से इधर गया, इधर से मैं वापस आ गया यहाँ, ठीक है, तो हुआ क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी सेम हो गई, लेकिन वर्क डन उसमें दोनों में ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वर्क डन आपका ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी टाइप की फोर्सेज होती हैं, देखो ये यहाँ पे आपका जो वेस्टफुल मतलब नेचर की फोर्सेज जो होती हैं, यानी कि जो आपको रजिस्ट करती हैं, मोशन को रजिस्ट करती हैं। अब रेजिस्टेंस कहाँ से आती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जब सरफेस जो आपका जो आपस में चलते हैं, ठीक है, एक बॉडी दूसरे के सरफेस के ऊपर मूव करती है, कौन सी फोर्स होती है, विच अपोजिज द मोशन, दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फिर बॉडी एयर में नीचे आती है, ठीक है, तो एयर की रेजिस्टेंस होती है। पानी में कोई बॉडी जो है, ठीक है, उसको मूव करेंगे तो पानी उसको जो है वो उसकी मोशन को अपोज करेगा, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये तीनों फोर्सेज जो होती हैं ये दे ऑल एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो उसको रजिस्ट करती हैं। इस तरह की फोर्सेज जो होती हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं, ठीक है। अगर मैं वहाँ से यहाँ तक चलता हूँ, ठीक है, फ्रिक्शन जितना काम करेगी, ठीक है, जो फ्रिक्शन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और वहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों में फ़र्क है, ठीक है। फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है वो पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वहाँ से यहाँ तक जब जाऊँगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो ज़्यादा होगा, वहाँ से यहाँ तक आऊँगा तो कम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब एनर्जी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय द बॉडी, ठीक है। एनर्जी दो तरह की होती है, ठीक है, एक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, एनर्जी जो है कोई भी हो वो सारी स्केलर्स होती हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अब कोई बॉडी मूव कर रही है तो किसी चीज़ को हिट करेगी तो नेचुरली उसमें डैमेज करेगी, तो इसका मतलब उसमें एनर्जी है, ठीक है। उस एनर्जी को बोलते हैं विच इज़ बाई वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब ही यही होता है मोशन। उसका फार्मूला आपको पता है 1/2 mv², ठीक है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है v² के प्रोपोर्शनल होती है, m के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि बड़ा मास होगा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूँ काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ v² है, ठीक है, तो ये v अगर माइनस भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब 2 स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। m इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, 1/2 mv² लिखा, इंटू मल्टीप्लाई की मतलब इंटू किया m से, डिवाइड किया m से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया m² v² डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। mv क्या होता है आपका लीनियर मोमेंटम होता है p² हो जाएगा, p √2m काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं 4 गुना कर दूंगा तो 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। इसका मतलब आपका लीनियर मोमेंटम जो होता है वो आपका डबल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी को डबल किया, काइनेटिक एनर्जी तो हमने पढ़ लिया कि 4 गुना हो जाती है। मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv, तो v को मैं जब डबल कर देता हूँ तो मोमेंटम भी मेरा डबल हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। देखो घबराने की बात नहीं है, आपको चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप एक्चुअल न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे, देखो ग्रेविटेशन में भी आपकी ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, ठीक है। मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल जो है उसमें भी आपका ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। तो आप उस तरह के जब क्वेश्चंस करोगे तो एक्चुअल
इसका जो है वो क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में तभी बनेगी जब आप उस तरह के न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है। तो कहती क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। देखिए किसी भी पार्टिकल के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव है चाहे नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, वो जो वर्क डन करती हैं वो किसके बराबर होता है, इज़ इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी कि उस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ठीक है, सारी फोर्सेस की वजह से वर्क डन उसके बराबर होता है। यानी कि डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म में आपको पता है ये FDR होता है, ठीक है। वर्क डन हमने पहले पढ़ा। इंडिविजुअल फोर्सेज अगर सेम डिस्प्लेसमेंट करती हैं तो वो उनका एडिशन हो जाएगा वर्क डन जो है इंडिविजुअल फोर्सेस का। F1 अगर R से उसको करती है डिस्प्लेस, F2 R से करती है, सेम अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन इंडिविजुअल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये x दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट है, मास दिया है, वर्क डन निकालना है, t=0, t=3 सेकेंड्स। हमने पहले क्या पढ़ा, वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ तो है नहीं, ना फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, सॉरी, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ये तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई फोर्स तो है नहीं, ठीक है, वर्क निकालना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो आपको फिर ढूंढना क्या है उस केस में, आपको भाई ढूंढना है कि काइनेटिक एनर्जी कहीं आ तो नहीं रही, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो क्या जो एक्सप्रेशंस दिए हैं क्या उनसे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, इनिशियल और फाइनल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा उसके, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा आंसर। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिलेगी। एक टाइम पे 0 आ जाए तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है 1 हो जाएगी, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। t=3 सेकेंड्स पे एक और वेलोसिटी निकलेगी, फाइनल वेलोसिटी, वो आपको क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये मैंने पहली बार किया dx/dt, तो ये तो t ही आएगा, t की जगह 0 हो जाएगा क्योंकि ये 2t, 2 और 2 कट जाएगा, t रह जाएगा। तो फर्स्ट केस में t=0 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल 0, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा, वो भी t ही है v, तो ठीक है, ये t=3 काइनेटिक एनर्जी 2 फाइनल 1/2 m क्या है 1, 3² 9/2, दोनों को माइनस करेंगे, 9/2 - 0, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच शुड बी इक्वल टू एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम किसके बराबर होनी चाहिए, आपके वर्क डन के बराबर, निकल गया 4.5 जूल, ठीक है। इसी तरह से मास m मूव कर रहा है वेलोसिटी इससे, फाइंड टोटल वर्क डन। अब देखो फिर से, ठीक है, फोर्स आपके पास है नहीं और वेलोसिटी आपको दी है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम लग रही है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लग रही है तो इसका मतलब क्या है, मेरे को क्या निकालना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ मेरे को x दिया हुआ है 0, x दिया है d, अगर मैं x 0 भर दूँ यहाँ तो वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, d भर दूँ यहाँ तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। हाफ mv² करेंगे, ठीक है, तो आपकी इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, x=0 तो 0, ठीक है, निकाल दी, दोनों को माइनस किया तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा -0, ठीक है, 1/2 ma²d, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, देखो ऐसा है, अगर आपने कहीं पत्थर ऊपर ले आए, उसको छोड़ दिया, तो वो क्या है, उसके पास एनर्जी है, ठीक है, वो हार्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। पहाड़ पे कोई चीज़ रखी हुई है, यानी कि किसी भी हाइट पे कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, तो उसको जब लुढ़काया जाता है, उसको फेंका जाता है, तो क्या करती है, काम कर सकती है, डैमेज कर सकती है। इसका मतलब उसकी पोजीशन के आधार पे उसके पास कुछ एनर्जी होती है, और वो एनर्जी आती कहाँ से। अभी जैसे आपके पहाड़ बनते हैं, ठीक है, तो पहाड़ कैसे बनते हैं, अर्थ की एक टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो आपस में क्या करती हैं, जोर लगाती हैं, ठीक है, और उसको पुश करती हैं प्लेट्स को। तो पहाड़ क्या है आपका, कैसे बनता है, वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो फोर्स है वो किसके अगेंस्ट लगती है, आपकी ग्रेविटी के अगेंस्ट लगती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब भी आप चीज़ को ऊंचाई पे लेके जाते हो, आप किसी ना किसी फोर्स के अगेंस्ट जो है काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो जो काम किया है वही स्टोर हो जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। पत्थर ऊपर उठाया, काम किया अगेंस्ट ग्रेविटी, उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। आपने गुलेल को खींचा, ठीक है, किसके अगेंस्ट, जो इलास्टिक फोर्स थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट खींचा, ठीक है। अब आपके पास जो है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, तो एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को आपने खींचा, ठीक है, तो क्या होगा, स्प्रिंग की हाइट थोड़ी बढ़ गई, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ट्विस्ट किया किसी चीज़ को, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही होता है कि आपने ट्विस्ट किया चीज़ को, ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें एनर्जी आ गई, ठीक है। तो यानी कि आपकी एनर्जी विच इज़ ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जो mgh होती है, यानी कि आपने नीचे से उठा के काम किया, ठीक है, वो स्टोर हो गई, उसको बोलते हैं आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होती है, गुलेल की भी हो सकती है, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है आपका डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, यानी कि ये वर्क डन, क्योंकि ये वर्क डन है, ठीक है। यहाँ आप फोर्स का कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ या योर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन में करेंगे तो तीनों जगह आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अलग अलग कोऑर्डिनेट से, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अगर ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ठीक है। रिपेल करने का मतलब ये सेपरेट होना चाह रही हैं, मैंने इस पर फोर्स लगाई, इधर इसको करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, फोर्स तो एक्चुअल लग रही है, जब मैं इसको यहाँ लग रहा हूँ तो ये तो और रिपेल कर रही है, इसका मतलब इस केस में ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन द फोर्सेस आर रिपल्सिव, ठीक है, तो जब मैं उसके अगेंस्ट काम करता हूँ, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। अब ये एक पार्टिकल है, ये कोई और पार्टिकल है, दोनों की आपस की फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव, तो ये तो खींच ही रहा है। तो जब मैं इसको और पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या होगा, फोर्स जो है वो आपकी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इसको सपोर्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट नहीं जा रही ना। तो जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट होती है पॉजिटिव आपकी जो क्या बोलते हैं वर्क डन, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, जब उसके ही डायरेक्शन में होती है पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम, देखो ये इस तरह का कर्व आता है आपका, ठीक है। इसमें देखना होता है कि इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे है, स्टेबल है, न्यूट्रल है या कैसा है। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ता है, स्लोप देखना पड़ता है। ये आपका u है, ये आपका x है, ठीक है, du/dx आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, इसको जब आप देखोगे तो स्लोप क्या नीचे की ओर है, नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन du/dx जहाँ du/dr जो किसके बराबर होता है, माइनस एफ, जहाँ f इज इक्वल टू माइनस du/dr, तो जब ये नेगेटिव होगा du/dx जो है नेगेटिव है, फोर्स जो आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। सी पॉइंट पे देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपका स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फोर्स नेगेटिव होगी। इस पॉइंट पे देखिए, देखो ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट है, यहाँ आपका जो du/dx है वो आपका ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ देखने की है, जब मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँ तो और डिफ्रेंशिएट का मतलब ये होता है कि मैं इसके आगे की पोजीशन देख रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको और डिफ्रेंशिएट किया du/dx², तो क्या हुआ, ये ज़ीरो से स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आए कि आपका du/dx ज़ीरो है और du/dx d2u/dx², यानी कि डबल डिफरेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जानने के ये इक्विलिब्रियम होता क्या है और स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो ऐसा स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर कोई बॉडी है उसको मैं फोर्स लगाऊं और थोड़ा सा धकेल दूं तो क्या होता है, वो फिर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो हमने पहले कर दिया, ठीक है। जो पॉइंट सी था हमारा, ठीक है, वो अपना हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। दूसरा होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसमें क्या होता है कि मैंने फोर्स अप्लाई की, अब क्या होता है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर नहीं आता है, उसकी साइड नहीं आता है, बल्कि आपकी जो फोर्स अप्लाइड है उसी की साइड चला जाता है, ठीक है। तीसरा होता है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उसमें क्या होता है कि आपकी जो फोर्स अप्लाइड जो होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो आगे करते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो ये डी पॉइंट है, यहाँ पे du/dx जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और du/dx का माइनस जो होता है वो फोर्स होती है, तो इसका मतलब फोर्स अपोजिट होगी, माइनस होगी। जी पॉइंट है तो जी में आपका जो स्लोप है डाउनवर्ड है, यानी कि नेगेटिव है, फोर्स जो है वो पॉजिटिव होगी। ई पॉइंट जो है यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ स्लोप ज़ीरो है, du/dx इज ज़ीरो, ठीक है, लेकिन du ये इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे d2u/dx², ये नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि इसके बाद जो स्लोप है वो कम होगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टेबल जो इक्विलिब्रियम था उस पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो आपकी मिनिमम थी, जो अनस्टेबल है उसमें आपकी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये तो लॉजिक भी ऐसा ही कहता है, जिसमें एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल ही होगा, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। फिर आ गया न्यूट्रल पॉइंट, देखिए ये एच पॉइंट है, एच पे जो आपका du/dx जो है वो आपका ज़ीरो है, ठीक है। तो d2u/dx² भी ज़ीरो ही है, क्योंकि आगे स्लोप जो है वो कॉन्स्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है।
एफिशिएंसी क्या होती है किसी मोटर की, आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है, हमने कितना उसमें इनपुट दिया है पावर, आउटपुट कितनी दे रही है। जनरली ये मोटर्स जो पंप होते हैं पानी को चढ़ाने के लिए, ठीक है, हम उसमें सप्लाई कितनी पावर कर रहे हैं, वो आगे आउटपुट कितनी दे रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है आपकी लिमिट, जो टाइम की आप लिमिट को ज़ीरो कर दोगे तो वो आपकी एट दैट वेरी मोमेंट वो जो पावर होगी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। अब ये W क्या होता है, FDR होता है, तो ये dW मतलब बाई dt, ठीक है, ये डिफरेंशियल है इसका। तो ये dr बाई dt क्या होता है आपका वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी जो है वो आपकी, ठीक है, पावर होती है। अब देखिए ये ना बेसिकली फोर्स जो है ये भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो स्केलर है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट होगा F.V, ठीक है। एक ऑटोमोबाइल है, मास उसका mkg है, वो स्टार्ट करता है रेस्ट से, उसका इंजन जो है सप्लाई करता है पावर P, शो दैट वेलोसिटी जो है इसके बराबर है, ठीक है। देखो ऐसा है कि ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। पहले तो ये देखना पड़ेगा पावर का फार्मूला क्या है, W/T, W इज इक्वल टू PT। लेकिन जो अपना आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी V है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाफ mv² माइनस 0, ठीक है। तो ये आप रीअरेंज करोगे तो V आ जाएगा ये, ठीक है। एक और ये मोशन एंड वर्टिकल सर्कल है, देखिए आपकी बुक में NCERT की बुक में ये दिया गया है, तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हालांकि इसके क्वेश्चंस जो हैं बड़े बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, तो जो चीज़ें आपको जानने की हैं, ठीक है, वो आप जान लो, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ जो आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो लगाना आना चाहिए। लेकिन जो की पॉइंट्स है वो हमने समराइज यहाँ कर दिए हैं। ये इसकी लोएस्ट पोजीशन है, ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन है, ये दो पोजीशन इसकी हॉरिजॉन्टल है, ये यहाँ भी हमने बता दी, ठीक है। बेसिकली हमें ये जानना है कि इन पोजीशंस पे टेंशन कितनी होगी, उस पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, ताकि ये जो पार्टिकल है ये वर्टिकल सर्कल को पूरा कंप्लीट कर जाए, ठीक है। तो क्या चाहिए, देखो ये अगर यहाँ से मैं इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u देता हूँ, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि कुछ हाइट ये ऊपर जाएगा। तो ये कौन सी हाइट है, कितनी हाइट है, ये h हाइट है, ठीक है। अब ये r है, ठीक है। तो ये h है, h को कैसे निकालोगे आप, ये r है माइनस ये वाला r cos थीटा, ठीक है, r माइनस r cos थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज्योमेट्री करोगे, खुद बनाओगे फिगर, तो अपने आप आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। h इज इक्वल टू r माइनस r cos थीटा, r क्या हो जाएगा, मतलब h क्या हो जाएगा, r1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब मैं a और b में अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं, वो हमने आगे डिस्कस किया है। वो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि किसी भी सिस्टम पे जब फोर्सेस लगती हैं कंजर्वेटिव टाइप, ठीक है, तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी में हम दो पार्ट जो है मेनली देते हैं, और भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, लेकिन दो पार्ट जो है मोटे तौर पे लेते हैं उनको। एक होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, व्हेन ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, वो दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमने ए और बी में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया, ठीक है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ u थी, यहाँ v हो गई, v है, ठीक है, तो ये चेंज हो गई, ठीक है, और mgh ये लगा दिया, ठीक है। तो ये बेसिक इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। बट समराइज जो मैंने किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो ये सर्कल है, ठीक है। यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी है वो √5 mgr होनी चाहिए, ठीक है। किसके लिए, ताकि ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करे, ठीक है। और टेंशन यहाँ कितनी होनी चाहिए, √6 mg। अब इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, जब वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो आपका वेलोसिटी देखिए यहाँ से 5 में से क्या करेंगे आप, 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, इससे 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, यानी कि rg लगेगा। तो ये आपकी वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, टॉप पॉइंट पे ये पता चल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपका ये जो है अपना टेंशन, देखो ऐसा है, टेंशन यहाँ ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है इसकी, मतलब कि ये टेंशन यहाँ √6 mg से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ 3 mg से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ जो है टेंशन 0 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी ये पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। और अगर ये वेलोसिटी यहाँ पे √5 mgr नहीं है, ठीक है, कम है,
तो इसकी ट्रैजेक्टरी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही पॉइंट्स जो हैं ये काम के हैं, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये हमने बता दिया, हमने एक ग्रेविटेशनल जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, उस पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कैसे लगता है वो हमने ये इस मतलब कि यहाँ पे हमने ये दर्शाया है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ग्राउंड पे है, एक बीच में है, हाइट x पे है, ये पूरी हाइट इसकी h है। अगर मैं पॉइंट 1 लूँ, ग्राउंड पे है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि हाइट इसमें 0 है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² होगा। तो ऊपर h से अगर बॉडी फेंकी जाए तो नीचे ग्राउंड पे वेलोसिटी क्या होती है, √2gh। तो ये आपकी टोटल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट 2 पे ये x है तो mgx आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है ऊपर वाली जो हाइट है h - x होगी, ठीक है, √2gh - x। उनको दोनों को सम करेंगे तो आपकी टोटल एनर्जी यहाँ भी mgh आएगी। पॉइंट 3 पे पोटेंशियल एनर्जी पूरा जो h लेगी mgh, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी mgh, राइट। तो ये ख़त्म हो गया भाई, आराम से पढ़िए, चिल मारिए और मस्ती करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।